नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे पाटिल जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और किसी कीमत पर जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर जो है महाराष्ट्र में काफ़ी हंगामा भी चालू है, काफ़ी हिंसा भी चालू है। तो आखिर में इसके पीछे साजिश क्या है? क्या किसी साजिश है इसके पीछे सरकार को अस्थिर करने की? क्योंकि सभी व्यूअर्स, बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या सरकार को अस्थिर करने की ये कोई विपक्ष का चाल तो नहीं है। हम इसी विषय को लेकर थोड़ा सा जो है अंदर की राजनीति के बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी अनिल जी से, और जानेंगे कि मराठा आरक्षण तो काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन जो इस तरह से हट वाली जो चीज़ें जो आई है सामने, इसके पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि मराठा एमएलए जो प्रकाश सोलंके है, उनकी घर भी जला दी गई और भी चीज़ें हुई। क्या है साजिश, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो मराठा आरक्षण का आंदोलन जो है एकदम हठपूर्वक चल रहा है, यानी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मराठा समाज को जो है पूरी तरह से न्याय मिले, उनको आरक्षण जो कोर्ट में टिक सके, ऐसा कोई प्रक्रिया हो। लेकिन मनोज जरांगे जो है 1% भी जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं शायद। तो इसके पीछे कुछ साजिश तो नहीं लग रही है सर? क्योंकि आपको लगती है? बिल्कुल लग रही है सर, बहुत कुछ लग रहा है इसके अंदर। किस तरह से आपको साजिश लगती है? क्या आपका नैरेटिव है साजिश इस विषय पे? आपका नैरेटिव अभी देखिए सर, कैसा है कि लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है, उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव भी लग जाएगी उसके बाद 6 महीने के अंदर, और जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो है एकदम मतलब पूरे जोर से जो है काम कर रहे हैं, पूरे उनका जो है जो ताकत है पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रही है, लोग देख रहे हैं। फडणवीस जी के साथ में उनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे में जो है राष्ट्रवादी टूटी, उपाध्याय टूटी ही पहले ही, तो अब जो है विपक्ष के सामने है क्या? कांग्रेस एकदम अलग थलग है। कांग्रेस जो है महाविकास आघाड़ी से ऐसा कोई रिश्ता नाता ही नहीं है कुछ। तो कौन है? उद्धव जी और पवार साहब एकदम शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन शांति के आड़े में बहुत कुछ चलता है। और अचानक जो है इस तरह से मराठा आंदोलन जो है, मतलब साजिश पहले नहीं रची गई, लेकिन उनको लग रहा है ऐसा कि मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से अभी हंगामा चालू है, उसमें थोड़ा सा और घी बोलते हैं ना, आग में घी डाल दो तो आग और भड़क जाएगी। तो कोई जो है सर इसमें भड़काने काम तो कर ही रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें बैठकर बातचीत करने की कोई भाषा बोल ही नहीं रहा है। मनोज जरांगे हैं, उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद फिर जो है उसी तरह लग गए हैं। उनकी तबीयत को लेकर जो है सरकार असमंजस में है कि क्या होगा। जिस तरह से कल जाड़ फोड़ हुई है, हिंसा बढ़ रही है, कि हर कोई जो है डरा हुआ है इस समय। महाराष्ट्र में हो चाहे मुंबई में हो, हर कोई यही सोच रहा है कि ये और हिंसा अगर बढ़ी तब क्या, क्योंकि आरक्षण तो मिलने वाला नहीं इतने आसानी से, इसका अंत तो दिख नहीं रहा है। तो साजिश क्या है? कुछ ना कुछ साजिश तो है इसके पीछे सर। कभी भी जी साजिश जब होती है तो पहले साजिश होती है जी, कुछ लोग बैठ के सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान के मुताबिक एक एक चीज़ की जाती है। उसका एक प्रोग्राम का लंबा ये रहता है जी, ब्लूप्रिंट रहता है किसी भी साजिश का। वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, स्टेट लेवल हो, जिला लेवल हो, उसमें साजिश का एक प्लान रहता है। तो जरांगे और मराठा आरक्षण मामले में ऐसा प्लान किसी ने किया और बाद में ये सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, प्लान नहीं हुआ है सर। तो प्लान नहीं है, प्लान में ऐसा है, आग लगी है कोई चीज़ में, तो उसमें अगर घी डाल दो या पेट्रोल डाल दो तो भड़क जाता है ना। ये भड़काने वाला काम कोई किया है कि इसमें कौन कर रहा है? नाम लो, कौन भड़का रहा है? बोल। पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है सर, बहुत बड़ा चल रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पक्ष के लोग तो करेंगे नहीं, विपक्ष का ही कोई हो सकता है सर। तो उनमें से कौन हो सकता है? आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ इसके पीछे साजिश है। तो क्या मानते हैं आप सर? ये एक उत्स्फूर्त, देखो सर, वो बैठे थे अनशन के ऊपर जी, वहाँ लाठीचार्ज हुई। सर लाठीचार्ज शरद पवार ने किया या उद्धव ने किया? नहीं,
किसने? पुलिस ने किया। हाँ, पुलिस किसने की? पुलिस तो होम मिनिस्ट्री में आती है। हाँ, आती है ना? आती है। हाँ, तो पहली बात तो वो लाठीचार्ज का कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, सरकार बोल रही है हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, ऐसा होता नहीं है सर, जिम्मेदारी नहीं लिया ऐसा नहीं होता है। लोकल लेवल पे वो ऑर्डर दी गई जी। वहाँ के जो एसीपी डीसीपी वगैरह रहते हैं वो उनको मैजिस्ट्रेट का भी अधिकार रहता है कि भाई पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस को लग रहे हैं, तो अभी क्या ना, हर एक पुलिस भी आदमी रहता है, इसका संयम और पेशेंस जो है वो बहुत सारा रहता है जी। तो वो थोड़ा धीरे से लेता है, पुलिस को बोलता है थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा लोगों से बोलता है भाई पत्थर मत फेंको, आपकी पुलिस है, वो पुलिस में मराठा भी है जी, तो थोड़ा संभाल लेते हैं। कोई जो रहता है उसका हॉट हेडेड रहता है, या तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूं और पैनिक हो जाता है, दोनों हो जाता है जी। अब ऐसा बोल रहे थे कि पुलिस का कहना है, जो ऑफिसर को अभी सस्पेंड भी किया है, कि मुझे गाली दी माँ के ऊपर करके मैं गुस्से में गया। मगर तेरे को गाली दी, वो पर्सनल गाली दी, उसके लिए तू पूरे समाज को हिंसा की तरफ लेके जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो उसकी गलती हुई। पुलिस अगर लाठीचार्ज नहीं करती तो मराठा समाज शांति से बैठे हुए थे, वो थोड़े पत्थर मारते सर। तो फिर इसमें ये कहाँ आ गया, कॉन्स्पिरेसी एंगल आ गया कहाँ? पुलिस ने किया, उसके पहले 1 मिनट तक सब बैठे थे आराम से, सब लोग भी बैठे थे, शांति से हो रहा था। तो फिर शांति से बैठना ये कोई आपको कॉन्स्पिरेसी लगती है? इसके पीछे कारस्तान लगता है? कॉन्स्पिरेसी क्या मुद्दा आया कहाँ से? शरद पवार ने जो ऑर्डर नहीं दिया था लाठी मार का, उद्धव ने नहीं दिया था, तुम्हारे नाना पटोले ने नहीं दिया था, तो दिया किससे था? वहां के एसीपी डीसीपी जो भी इंचार्ज थे उसने दिया था, वो सस्पेंड भी हुए। तो कॉन्स्पिरेसी किसकी थी? इसमें कहाँ कॉन्स्पिरेसी है? और वो अगर लाठी मार नहीं होता था तो जरांगे यहाँ तक पहुंचता नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचता। नहीं क्या? हाँ? तो कॉन्स्पिरेसी थियरी आती ही नहीं है। गलती किसकी है? वो एक ऑफिसर की है, उसकी गलती का महाराष्ट्र भुगत है सब। चलो आगे पूछो। कॉन्स्पिरेसी थियरी में नहीं सबसे बड़ा लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद चलो ठीक है वापस बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई इसमें सर पावर देने का काम तो कर ही रहा है ना। कहाँ कर रहे हैं सर? सीधी बात है जी, आप मेरे दोस्त हैं, आपके ऊपर लाठी आई और मुझे लग रहा है कि आप शांति से बैठे थे और आपके ऊपर लाठी पुलिस ने मारी, तो बाजू में अगर पत्थर है तो मैं उठा के पुलिस की ओर फेंकूंगा या नहीं फेंकूंगा, और फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए? आप मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी। देखिए सर, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। मामला खत्म किया आपने ही खत्म किया, ये रिएक्शन तो उस एक्शन का रिएक्शन हुआ वहां पर। हाँ। लेकिन उसके बाद का रिएक्शन जो चल रहा है हाँ। उसके ऊपर मेरे साजिश लग रही है सर। हमास का और इसराइल का युद्ध अपने यहाँ से 5,000 10,000 किलोमीटर के ऊपर हो रहा है जी, और अपने देश में मोर्चे निकल रहे हैं, दुनिया भर में मोर्चे निकल रहे हैं, तो क्यों निकल रहे हैं? क्या दिखाने के लिए निकल रहे हैं? रिएक्शन। रिएक्शन तो इतनी बड़ी हो सकती है कि भाई इजराइल में कुछ हो रहा है, गाजा में कुछ हो रहा है, उसके प्रतिशत महाराष्ट्र में लेके भारत में नहीं, दुनिया भर में 22 देशों में नहीं, न्यूयॉर्क में भी हो रहे हैं अभी, रशिया में, फ्रांस में हो रहे हैं, रशिया में तो विमान जलाने को निकले थे लोग। तो आप ये बोलेंगे अरे वो गाजा पट्टी का मामला है, गाजा पट्टी में पैलेस्टीनी जो है उनके ऊपर कुछ लफड़ा चालू है, तो गाजा वाले देखे, ये 22 मुस्लिम कंट्री, रशिया, अमेरिका, इनको क्यों जाने की जरूरत है उधर? उनको विमान के पास दौड़ने की क्या जरूरत है? क्यों दौड़े? इसका जवाब ये है कि उनको सहवेदना लगी, उनको सहानुभूति लगी, उनको लगा कि इनके ऊपर अन्याय है, तो मैं जहां हूं वहां अन्याय के खिलाफ बोलूंगा जी। तो जो मराठा है उन्होंने ये सोचा कि भाई लाठी उनके पीठ पर पड़ी, मगर उसका जो घाव है मेरे पीठ पे हो गया। ऐसा होता है ना सर? वो ऐसी तो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की कहानी है। हाँ, तो काठी उनके सर बैठी, मगर खून निकल आया उनका और खून खौल गया इनका। सर ये मराठी में तो एक म्हण है, जाति से ही माती खावी, मतलब जात के लिए आप ये होना चाहिए। तो अभी जैसे वो बात फैल गई तो लोगों ने गांव-गांव में रिएक्शन दिए,
तो इसमें आग में घी डालने का क्या सवाल क्या है? वो तो आग लगाई किसने, इसके लिए बोलो मुझे। आग लगाई वो पुलिस ऑफिसर ने, जो खाली सस्पेंड हुआ है जी। दुनिया जल रही है, वो खाली सस्पेंड है, घर में मजे बैठ के आप 50% पगार भी ले रहा होगा और उसका कल ये रीइंस्टेट भी हो जाएगा थोड़ा साल 2 साल के बाद जी। ये भी लोगों को मालूम है, ये तो वापिस आएगा, हमारा खून बहाया इसने। तो अंदर से जो आग भड़की वो प्रकट हो रही है। तो उसमें आप कॉन्स्पिरेसी कहाँ देख रहे हैं? कौन उद्धव और शरद पवार साहब को अगर वो पूछते थे तो शरद पवार को दौरा कैंसिल नहीं करना पड़ता था, उद्धव को दौरा कैंसिल नहीं करना पड़ता था। शरद पवार के ही आमदार का घर जला दिया है कि नहीं? तो अगर शरद पवार ने ये किया होगा कॉन्स्पिरेसी, तो शरद पवार साहब का एमएलए का घर नहीं जलाया होता, वो जल गया ना। शिंदे साहब के इसका भी ये हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि शिंदे साहब की फडणवीस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा भी बोलने वाले थे। जरांगे फडणवीस का इनका आदमी है करके बोल रहे थे। तो उनके भी एक आमदार ने, 2 आमदार ने राजीनामे दे दिए निकल के। हाँ, फिर आज बाकी सब आमदार एक होके विशेष अधिवेशन के लिए राज्यपाल के पास जाके मिले, पक्ष भी मिला, विपक्ष भी मिला, सीएम भी मिले, डिप्टी सीएम भी मिले। तो कॉन्स्पिरेसी तेरी चूक है, गलत है, नहीं है इसमें कॉन्स्पिरेसी, ये स्पॉन्टेनियस उठाव है। सर 1857 में इतनी बड़ी तुलना करना ठीक होगा नहीं होगा, नहीं होगा। 1857 में एक छोटा मामला सर कितना बड़ा हो जाता है। देखो आपको बताता हूँ, 1857 का स्वातंत्र युद्ध बोलते पहला भारत था उसको, हाँ? और तात्या टोपे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक का ये जो इतिहास है ना, वो उससे जुड़ा है। मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ सर, अंग्रेजों के खिलाफ, हाँ, मुगल का कोई सवाल ही नहीं था उसमें, अंग्रेजों के खिलाफ था वो 1857 का युद्ध। सर उनको जो कारतूस दिए जाते थे जी बंदूक के, तो एक अफवाह फैली कि वो जो कारतूस का जो ये ऐसा करके कारतूस, उस समय का बंदूक जो था, और ऐसा करके ये कारतूस का ये ओपन करते थे और बंदूक में डाल के चलाते थे। तो अफवाह ऐसी फैली कि वो जो है उसमें प्राणी की चर्बी है, जानवर की, गाय की, किसकी भी, जानवर की चर्बी है। और उस समय के जो लोग थे मिलिट्री में, वो ज़्यादा करके हिंदू थे। तो उनको ऐसा लगा कि ये तो जानबूझकर हमारा धर्म ये कर रहे हैं। सर आपको मालूम नहीं होगा जाति और धर्म का प्रभाव भारत में कितना है। वसई में जो क्रिश्चियन हैं उनमें से एक जमात को पावल क्रिश्चियन बोलते हैं, मालूम है आपको क्यों? किसी धर्मोपदेशक ने या क्रिश्चियन चर्च के आदमी ने उनकी कुएं में पाव डाल दिया, तो जितने लोगों ने वो कुएं का पानी पिया वो सब क्रिश्चियन हो जाते थे। समाज की ओर से उनके ऊपर बहिष्कार हो जाता था। सर ये देश है, ये भारत है। तो वो चर्बी का मामला हो गया, और पहला जो बगावत की वो ब्रिटिश आर्मी में हुई, बाद में दूसरे लोग भी मिल गए और उसको एक बड़ा ये गया। सर एक ऐसा करके चर्बी का मामला हो गया, तो उससे भारत का पहला स्वातंत्र युद्ध छिड़ गया। तो एक लाठीमार सर क्या है, उस दिन अगर कुछ और एक बंदिस्त जगह में ये हो जाता था, जो हुआ वो हमारा भाग्य है और मराठा समाज का भाग्य है कि उनको भागने के लिए कम से कम बहुत बड़े मैदान थे। सर अगर एक हॉल में ये होता और वो पागल ऑफिसर जो है वो लाठीमार की आज्ञा देता, तो सर जालियनवाला बाग होता, बहुत लोग मरते। तो क्या तो उसको माफ किया जाए। वो जो है अंगार, सर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई और वो गोडसे नाम के एक मराठी ब्राह्मण ने की। किसने की? ब्राह्मण ने की। इसके लिए महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 80-90% ब्राह्मण के घर जलाए गए। कितने? 80-90%, और मारे भी गए वो जी। अब वो गोडसे जो है उसने जो किया उसकी सजा पूरे ब्राह्मण समाज को दी गई।
इंदिरा गांधी को मारने वाला एक सिख था करके देश में सर 15-20 हजार 25 हजार सिख मारे गए निर्दोष। कल अगर किसी मुस्लिम माथे फिरू ने और कुछ कहा किया, तफसील मत पूछो, किया तो देश में किस प्रकार के दंगे भड़केंगे वो आप जानते हैं। सर सिर्फ एक अपवाद है, क्योंकि वो अपवाद एक अलग सिचुएशन में हुआ। राजीव गांधी को एक तमिल लिट्टे ने मारा, मगर तमिल लोगों के खिलाफ या तमिलनाडु के खिलाफ देश में कोई दंगा नहीं भड़का। क्यों? क्योंकि उसको लोगों ने माना कि वो श्रीलंका का तमिल है। यस, वो भारत का तमिल नहीं है। वो बच गए वाला था। हाँ, वो बच गए, नहीं तो उनको भी वो ये होना पड़ता था। पर वो बोले कि प्रभाकरण मतलब वो जाफना से आया हुआ है, उन्होंने मारा है करके वो बच गए। नहीं तो भारत के इतिहास में किसी का कुछ हुआ और उसकी जमात को सजा नहीं मिली, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो लाठी है ना जी, वो लेकिन सर जब अपने देश में रिजर्वेशन का मामला आया है तब तक जो है सरकार मुसीबत में आई है। सभी सरकारें आई है जी, अपनी आई है, तो गुजरात की आई है, बिल्कुल, राजस्थान की आई है, हरियाणा की आई है, पंजाब की आई है, सभी आई है। पीएम तक आ गए तो बीपी सिंह, हाँ, मंडल आयोग जी, जो 27% उन्होंने देश जल रहा था, 27% जब आरक्षण लागू किया तो बाकी वो ओपन देश जल गया, देश जल गया ना, कितने लोग मारे गए उसमें। ये सर तो आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर, लेकिन बात नहीं थे। सवाल ये उठता है कि सर आरक्षण की आड़ में कुछ तो चल रहा है। नहीं, आरक्षण हक है कि नहीं? आरक्षण हक है कि नहीं? है भी, नहीं भी। नहीं भी क्यों? नहीं भी क्यों? नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आरक्षण निकाल दिया जाता पूरी तरह से तो हर एक को जो है जस्टिफाइड मिलता है। और सर देखो, सीधी बात करता हूँ, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए मेरा। सर उसमें फ़र्क पड़ता है जातिवाद से। सर नहीं लगता आपको जो अच्छे लोग लेवल पे है उनको भी आरक्षण का सर सुनो, फायदा हो रहा है? सुनो सर, गरीबी क्या होती है वो मैंने देखा है जी। मेरे घर में लाइट नहीं था जी, मेरे घर में लाइट नहीं था, हम लोग सार्वजनिक लाइब्रेरी में जाके स्टडी करते थे और दिन तो ऐसे थे कि हम दूसरे के घर, मैं कभी काम करने के लिए गाड़ी करके गया नहीं, मगर हालत ऐसी ही थी, बहुत बुरे हाल थे हमारे। और गरीबी बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा दारिद्र्य बोलते हैं, वो हम सहन कर रहे थे। और उसी समय मेरा एक फ्रेंड था जो दलित था, वो भी मेरे इतना ही गरीब था जी, मगर सर उसके लिए एक सामाजिक संदर्भ था। उसके माँ बाप सीखे हुए नहीं थे, मेरे माँ बाप दोनों सीखे हुए थे जी। उसके माँ बाप सीखे हुए नहीं थे, इसलिए घर में पार्श्वभूमि नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कितना भी कुछ हुए, हम लोग एक बार खाना खाएंगे मगर अपना समय स्टडी के लिए देंगे जी। ऐसा हम करते थे। मेरे पिताजी बोलते थे कि तुम एक बार खाना खाओ मगर स्टडी पूरा करो, स्कूल में पहला आना ही है तुमको। और उसके माँ बाप बोलते थे ये तू नहीं सीखा तो भी चलेगा, मगर पहले खाना घर में आना चाहिए पूरे फैमिली के लिए। तो फर्क था ना इतना सर? तो फर्क था ना, वो फर्क जाति की वजह से था सर। मैं ब्राह्मण था तो होना चाहिए फर्क, नहीं आपको लगता है? सर होता है ना समाज में, जब तक समाज में जाति के हिसाब से फर्क होगा तब तक रिजर्वेशन जाति के हिसाब से देना पड़ेगा। खुद बाबा साहब अम्बेडकर 10 साल के लिए बोले थे, बाद में उन्होंने ही बोला कि इसका दायरा जो है तो जब तक समाज समान नहीं होता है तो कब तक सामान्य होगा? तो मेरे देर तक सामान्य पूरी तरह से हो पाएगा लास्ट तक? जो सामान्य हो चुके हैं, नहीं जो अपर में चले गए, वो क्रिमिनल का आप लोग दिशा भूल करते हैं खुद की और लोगों की जी। आपको मालूम नहीं है क्रिमिनल नाम का प्रकार है कि नहीं? आज रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर बोलते हैं, वो सुना है शब्द कभी आपने? सुना होना। हाँ, तो उसका अर्थ क्या होता है क्रीमी लेयर का? जो मतलब अपर लेवल चले गए उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मामला खत्म ना। हाँ। आपने ही खत्म कर दिया। आप बोल रहे हैं कि मामला आर्थिक और इसके आधार पर जिनको जरूरत नहीं उनको नहीं देना चाहिए, तो आपने ये मामला खत्म किया कि भाई क्रीमी लेयर को तो आता अभी भी नहीं है, वो भले ओबीसी हो। तो वही हम कह रहे हैं सर, ओपन कास्ट में भी बहुत से लोग ऐसे हैं तो उनको आर्थिक आरक्षण है ना, दरिद्र आर्थिक आरक्षण है ना, आप भूल रहे हैं
सर मैं आपसे नहीं बहस कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आप जैसे अन्य नहीं है। ये जो 10% है ना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन जो आरक्षण ब्राह्मण भी आता है नहीं, जैसे जो आरक्षण पढ़ाई में है, जो आरक्षण नौकरी में है, वो कहाँ उनको मिलता है? कहाँ मिलता है उनको बताइए? किसमें? पढ़ाई में सर इकोनॉमिक वीकनेस का जो आरक्षण है वो पढ़ाई में है, नौकरी में है, पॉलिटिकल नहीं है। मतलब आप आमदार नामदार खासदार नगर सेवक बनने के लिए जो आरक्षण है उसमें नहीं है, उसमें नहीं। लेकिन अगर वो एक जो ओपन सामान्य जाति का आदमी जो है दरिद्र रेखा के नीचे है, अगर उसको अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, कैसे करेगा वो? तो आरक्षण है ना, कैसे रिजर्वेशन बैठेगा वो? सर आरक्षण है उसके लिए। वो 10% का जो आरक्षण है, जो 50 के बजाय 60% तक होंगे, वो 10% आरक्षण सर वीकर सेक्शन के लिए ही है। वो ब्राह्मण हूं ना मैं जी, तो भी मुझे मिलता है अगर मैं वीकर सेक्शन में हूँ। अभी ब्राह्मण वीकर सेक्शन में कम रहते हैं, नहीं रहते, मगर गरीब भी ब्राह्मण होते हैं सर। मेरे बार कई बार बहुत लोग आते हैं, 90% बोल सकते नहीं सर, 90% सुखी रहते हैं, 10% होते हैं, उल्टा मत बोलो। मगर मेरे पास भी कई गरीब लोग आते हैं जो ब्राह्मण रहते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं बोला सर मेरे सामने तो ऐसा कोई आया नहीं कि वो सामान्य जाति का हो और उसको आरक्षण मिला हो, नहीं मालूम पड़ा भी, इसलिए मैं आपसे बहस कर रहा हूँ। सर अभी आपको बताऊँ, ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे, कि मेरे पिताजी स्वातंत्र सैनिक भी थे और हम वीकर सेक्शन में भी थे। तो कॉलेज और स्कूल में हमारी फी, हमको नादारी करके एक शब्द था उस समय जी, याद है आपको? हाँ, तो नादारी के अंदर हमको कंसेशन आर्थिक मिलता था, हमको फ़ी नहीं भरनी पड़ती थी। और किताब भी जो है वो कॉलेज में वो एक फंड था उनका, उसकी ओर से पूरी किताबें हमको मिलती थी, और स्कूल में भी किताबें मिलती। नहीं वैसे तो हॉस्पिटल में भी है, सब बहुत जगह पे है कि कुछ बेड्स जो है रिजर्वेशन आर्थिक से कमज़ोर वाले लोग आज भी है, लेकिन पालन नहीं होता ना ठीक से। वो बदमाश है ना, हॉस्पिटल वाले बदमाश है। वो वहाँ पे दूसरे लोग रख के स्कूल कॉलेज में भी कहाँ है, नहीं दे पाते हैं। देते हैं ना सर, देते हैं, भेज देते हैं सीट को। हाँ, उनके नाम की सीट रहेगा, भेज देते हैं। उनको सजा दो ना। हाँ, आरक्षण है कि नहीं इसका मुद्दा आप उठा रहे, तो आरक्षण है कि नहीं इसके बात करो। वो बदमाश है, वो क्या मिसयूज करते हैं उसके बारे में मत बोलो ना। मिसयूज होता है करके स्कीम ही नहीं है ऐसा मत बोलो। तो आर्थिक रूप से अगर कमजोर उसको नौकरी भी है, हाँ है ना, 10% है, हर एक को है ना, टकेवारी से हिसाब से 10% उनको भी है। आर्थिक दृष्टि वीकर सेक्शन को है ही, गवर्नमेंट में भी है। अभी गवर्नमेंट में भर्ती होती नहीं है, करना चाहिए उनको, तो वो उनको भी मिलेगा जी। तो ये सब चीज़ सरकार को सर सामने लाना चाहिए ना। जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वही लोग तो फाइट कर रहे हैं कि सब रिजर्वेशन चला जाएगा सीट तो हमको क्या मिलेगा। आज जो है सामान्य जाति के लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं क्या है ना, उसमें दूसरी और एक बात है जी, आर्थिक दृष्टिया जो दुर्बल है उनको मिलता है, मगर जो आर्थिक दृष्टिया दुर्बल नहीं है उनके पेट में दुखता है। वो बोलते हैं कि उनको सिर्फ जाति है करके मिल रहा है और हम उनको नहीं मिलता है। जो सदावर्ती बोलता है मैं 50% का आदमी, 50% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसका कारण ये है कि वो जाति का एक संदर्भ रहता है। सर मैं बोलता हूँ ये महाराष्ट्र में अभी पिछले कुछ सालों में हम लोग सुधरे हैं, तो दलित समाज के प्रति हमने जो बर्ताव किया है शतकों से सर, उसके लिए तो अगले कई शतक तक हमको सोचना भी नहीं चाहिए कि हमको कुछ आरक्षण चाहिए, उनको ही देना चाहिए। और सर महात्मा गांधी इस देश में नहीं होते हैं तो ये इनको आरक्षण भी नहीं मिलता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा अगर एक भगवान उनको नहीं मिलता था तो सर ये देश में आज भी दलित उसी अवस्था में रहते थे। ये तो भाग्य है उनका कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे आदमी ने, महामानव ने हमारी घटना बनाई सर। वो घटना भी उनको कितने एडजस्टमेंट करने पड़े हैं। वो रोए हैं कई बार कि मेरी समाज को मैं देना चाहता हूँ ये, मगर वो उनको नहीं दे पा रहा हूँ, रोए हैं। और सर उसी बाबा साहब अम्बेडकर का दुर्दैव देखो, आप समानता की बात करते हैं, कांग्रेस वाले ने उनको 2 बार इलेक्शन में हराया, चुनाव में खड़े रहे, उनको हरा दिया लोकसभा में, मुंबई में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महामानव को एकदम छोटे से आदमी ने, सिर्फ कांग्रेस का था, वो हरा दिया। कितनी बुरी बात है।
और क्यों हराया? क्योंकि वो उसकर की जनता जो थी उसका कास्ट वाइज डिवीजन में वो भारी पड़ गया उनके ऊपर। कई ना कई लोगों को लगा कि ये जो है नहीं, हमारा हक कुछ क्या लगा क्या नहीं लगा वो बात छोड़ो, मगर ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर अभी कहानियां चल रही है टीवी पे, क्या भुगता है उन्होंने? तो महात्मा फुले ने स्कूल निकाला, उसमें ब्राह्मण बच्चियां जा रही थी, दलित बच्चियां कम थी, फिर भी उनके ऊपर पत्थर मारे गए। सर जब भी विद्या निकली भारत में, शिक्षण निकला, उसका सबसे पहला लाभ ब्राह्मण समाज को। तो सर अभी बात करते हैं आज की स्थिति में। हाँ सर, जो पुराने में लेके जाएंगे आप तो मैं भी बहुत भुगता हूँ, मगर ब्राह्मण का भुगतना और दलित का भुगतना इसकी तुलना कभी नहीं हो सकती सर। अभी उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने आरोप लगाया सीधा फडणवीस के ऊपर कि महाराष्ट्र जल रहा है और वो जो है मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपको? सर देखो, वो उनकी फ्लाइट सुबह 9 बजे की थी जी, और शाम 6 बजे की फ्लाइट से वो वापस आ गए, मतलब एक 6-8 घंटे के लिए गए थे। उनका वो पहले से तय प्रोग्राम था, और वहाँ पे जहाँ उनको लेके गए थे वहाँ भी थोड़ा सा उनका एक ब्राह्मण समाज का भी ये था, वो भी कंसीडर होता है, और कुछ मराठी भी होने का ये था, करके उनको भेजा था। 6-8 घंटे इधर या उधर जाने से पूरे महाराष्ट्र में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री तो थे इधर जी, कि मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, दूसरे उप मुख्यमंत्री। तो दूसरे टाइम आप उनको बोलते हैं कि तुम उप मुख्यमंत्री हो जी, मुख्यमंत्री है इधर, उसका मान रखो। और मुख्यमंत्री जब है, काम कर रहे पूरा दिन, मुख्यमंत्री कल तो कितनी चीजें की, तो जरूरी नहीं था कि इनको इधर ही रहना चाहिए, मगर जरूरी था कि उनको आना चाहिए, तो आ गए। शाम राज्यपाल के पास कौन गए? दोनों भी गए बारी बारी से। आज सुबह कौन गए? फडणवीस। तो वो उनका कर्तव्य जानते हैं। और सर अभी ये पागलपन है ये बोलना कि सर मैं अभी इधर बैठा हूँ जी, और मेरी फैमिली जो है पूरे दुनिया भर में है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, हर एक देश में, बड़े देश में मेरे रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स है। हम यहाँ बम्बई में थे तो सर मिलते नहीं थे, महीना 2 महीना, या तो इसमें कोई उत्सव होगा, फेस्टिवल होगा, दिवाली होगी, ये होगी तो मिलते थे। अब ऐसा हो गया रोज रात को वीडियो कॉल पे एक के पीछे एक हम आते हैं, एक साथ कई, मतलब न्यूयॉर्क से बेटी बोलती है, या लंदन से एक बोलता है, ऑस्ट्रेलिया से एक बोलता है, हम लोग ग्रुप मीटिंग करते हैं। और ऐसा होता है कि अब एक आदत लगी है कि रात 10 बजे जो जहाँ है वहाँ से कॉल करेगा, हम नजीक आ गए। और आज हम एक दूसरे को जितना क्लोजली जानते हैं उतना पहले नहीं जानते थे, ऐसा मुझे लगता है। आज ये तो टेक्नोलॉजी सर पूरा देश ऑनलाइन चल रहा है। 50% मेरे दोस्त, 50 क्या है, 90% दोस्त घर से काम करते हैं, उनकी मिसेस घर से काम करती है, ऑनलाइन काम करती है, फिर भी देश का कुछ आड़ा नहीं है। तो फडणवीस समझो उधर गए तो क्या जंगल में गए? कहाँ गए? वो विमान का 1 घंटे का प्रवास छोड़ के वो लाइन में है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, वो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी हो रहा है वो देख सकते हैं। सर हम टीवी देखते हैं, वहाँ से न्यूज़ लेते हैं, उनको भी मिलता है। तो फडणवीस बाहर जाने से कोई आकाश नहीं गिर पड़ा, हाँ उद्धव के ऊपर गिर पड़ा, उसको एक बहाना मिल गया बोलने का। पर सर अभी सर देखो, न्यूयॉर्क में बैठ के बाइडन इजराइल और गाजा का युद्ध चला रहा है, नेतन्याहू थोड़ा चला रहा है, बाइडन चला रहा है वहाँ बैठ के। फिर अगर युद्ध चला सकता है वहाँ बैठ के, तो झारखंड या तुम्हारा कहाँ गया था वो, मध्य प्रदेश, नहीं बाजू के राज्य में गया, छत्तीसगढ़ बोलने के लिए ठीक है, बोलेंगे। सर अभी स्थिति जो बनी हुई है उसमें ऐसे इनका तो ऐसा है कि इनके पिता जो हॉस्पिटल में उद्धव जी जा रहे, तो इनका बेटा लंदन में, दाओस में मजा कर रहा, और दूसरे टाइम आजोबा गए तो ये लंदन में था, तो उसको मालूम नहीं था कि पिताजी की इनकी तबीयत इतनी ख़राब है। फिर उस समय वो लंदन में गया, ये गया, वो चला। सब पुरानी बातें निकालना बहुत बुरा होता है। ठीक है, बोलो सर। अभी जो स्थिति बनी हुई है इसी में जरांगे जो हट पन के बैठे हुए हैं कि मेरे नो कम्प्रोमाइज, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी नेता को गांव में आने नहीं दे रहे। कौन बोला आप बात नहीं करने? कौन बोला? मतलब लीडर लोगों से बात नहीं करना चाहते हो? क्यों? आज सुबह उसने मुख्यमंत्री से 20 मिनट बात की, मनोज जरांगे जी की ना, तो बात नहीं कर रहे, ऐसा क्यों बोल रहे आप? बात की ना,
उसने बोला उनको कि आपका जो प्रपोजल है वो मेरे मराठा समाज के हित में नहीं है, मैं वो मान नहीं सकता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे समाज को दे दो, सबको कुंडी का सर्टिफिकेट दे दो, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं दो, मगर आपका ये जो आपने कल भाग दौड़ करके ये सब जो किया है उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे समाज को नहीं है, मेरा समाज को नहीं है। तो बात की उसने, सो बातचीत में अभी तो उसने बोला विशेष अधिवेशन बुला के ठहराव करो, वो विदेश अधिवेशन होने जा रहा है। क्या ठहराव करेंगे सर इसमें, जब हाथ में है नहीं तो? वो करेंगे मराठा आरक्षण देने के बारे में, और केंद्र सरकार को विनती करेंगे कि 50 के बदले ये 60 कर दो, 60 करो, 70 करो, कितना करना है करो। फिर और वो कर भी कह सकते हैं, फिर दूसरे आ जाएंगे वकील साहब तो आने दो ना सर, ये न्याय प्रक्रिया है ना सर। देखो अभी मल्ल्या भाग गया उधर, वो तुम्हारा दूसरा नीरव मोदी भाग गया, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि नीरव मोदी लेके भाग गया आप पैसा सरकार का, इसका उसका, इसकी क्या पड़ी है कि इसने कोर्ट में जाके उसको वापस लाने की मांग की? मानने दो ना, तुम्हारे थोड़ा पैसा थोड़ा तुम्हारे घर में आने वाला है सर। ऐसा नहीं होता है, समाज के प्रति हर एक की कोई ये रहती है, कमिटमेंट रहती है, वो करनी पड़ती है। उसकी कमिटमेंट है 50% लोगों के लिए, तो वो आएगा, वो नहीं आएगा तो दूसरा आएगा। सर देखो, मैंने हमेशा ये सोचता रहा, मेरी गलती कि मैं सोचता था ये आदमी मर गया ना तो भारत का ये झंझट ही मिट जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई आते रहता है, दूसरा जगह लेता है उसकी। सर आज तक कम से कम मैंने एक बार बैठ के लिस्ट बनाई कि जिन लोगों के जाने के वजह से देश की एक कोई या राज्य की या गांव की या इसकी स्थिति बदलेगी, ऐसा सोचा था। ऐसे 50 लोगों की मैंने लिस्ट बोली, मैं बोला ये सब मर जाने के बाद स्थिति बदलेगी सोचा था, इसमें से किसी की नहीं, दूसरा उसकी जगह आ ही गया और उससे बदतर भी आया कई बार। बिल्कुल, तो सर पहले से चली हुई परंपरा है, रावण जाएगा तो दुर्योधन आएगा, कल ही बुरा मिलेगा आपको। अच्छा भी आता है ना जी, भाई राम जाएगा तो पूरे भगवान कृष्ण आएंगे। रामराज कब आएगा, लेकिन सवाल तो हमेशा खड़ा होता है। सर राम राज्य के बारे में आप देवदत्त पटनायक करके एक हैं लेखक, उनका पढ़िए, मैं नहीं बोल सर, आगे पूछिए, मेरे ख्याल से 35-40 मिनट हो गए हैं, अभी समाप्त करो। बिल्कुल, सवाल हमेशा बार बार करते हैं, हम रोज़ वीडियो समाप्त करते हैं इस उम्मीद से कि शायद इसका कोई हल निकल जाए, लेकिन मामला उलझा हुआ है। मनोज जरांगे जो है घाटे पे बैठे हुए हैं और सरकार नहीं है वो आप उनको क्यों दोष देते हैं जरांगे को? उन्होंने एक मांग रखी है जी, वो मांग से ऑनेस्ट है और वो परचेसेबल कमोडिटी नहीं है, उनको खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन खरीदा जा सकता था तो कभी का खरीदा जा सकता। जिस हालत में बैठे हुए हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सर महाराष्ट्र को प्रॉब्लम होगा ना सर। सर देखो, महाराष्ट्र की निर्मित के लिए 105 हुतात्मा हुए, 105 लोगों ने अपनी जान दी। ये देश है ना, वो हुतात्मा की हमेशा कदर करता है। देखो कितने लोगों ने अनशन करके अपने प्राण छोड़े। सर आंध्र प्रदेश की निर्मित हुई तो श्रीरामलुपट्टम करके ऐसे ही जरांगे था, उसने उपोषण करके अपनी जान गंवाई, तभी जाके आंध्र और वो तेलंगाना ऐसा। सर आत्महत्या की नहीं है, वो हुतात्मा की परंपरा है। तो वो सर ये साहस आप देखो कि वो उसकी जान धीरे धीरे डूब रही है, वो देख रहा है, जान रहा है, उसको अंदर से महसूस हो रहा है, लोग रो रहे हैं, उसको बोलते हैं पानी तो पियो कम से कम। सर ऐसा ये जो आत्मा है उसको तो आप ये नहीं सकते। मैं बोलूँगा वो एक अलग लेवल पे गया है अभी मनोज जरांगे। आज मैं बोलूँगा तो कुछ लोगों को उसका गुस्सा आएगा, मगर मैं बोलता हूँ कि वो एक महात्मा के लेवल पे पहुँच गए। तो इतना बलिदान की तैयारी, और वो अड़ा नहीं है, उसने पहले दिन से एक ही शब्द बोला है, सर्वांग आरक्षण। उससे ना इधर हुआ है ना उधर हुआ है, और दंगा कर रहे हैं, हिंसाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो कर रहे हैं क्या? उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है अभी, वो तो गूंगी में है अभी, बिना कुछ खाए पिए 7वां 8वां दिन आ गया है। आज 8वां दिन है सर। 8 घंटे के बाद हम रो रहे हैं क्यों निकलते हैं, ये 8 दिन हो गए सर। वो अभी आप उसको दोष मत देना कोई, वो देखो ऐसा बोलना ठीक नहीं है,
मगर एक सेंटेंस बोलता हूँ, यहीं पे आप ख़त्म करो कि मनोज जरांगे सक्सेस हो या नहीं हो, सर मराठा समाज के मन में वही भावना, श्रद्धा रहेगी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति दलित समाज के मन में। बिल्कुल, बस यही खत्म करो सर। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।